देखिए, आज एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, वो है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है? तो देखिए, आपको हम बताते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा समझिएगा, समझे। समझने का बहुत आसान चीज है, मैंने कोई बहुत बड़ा नहीं है, और इस पे प्रॉब्लम बनाने का, लेकिन फार्मूला कैसे डेवलप होगा, कैसे होगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो कोई पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू ए स्पेस। अगर कोई बॉडी को स्पेस में फेंकते हैं, समझे, तो अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी जो मोशंस ऑफ पार्टिकल होगा, दैट इज ए प्रोजेक्टाइल। उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। माने प्रोजेक्टाइल क्या होगा? व्हेन ए बॉडी थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू ए स्पेस अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी, द मोशंस ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और द पाथ ऑन व्हिच द बॉडी मूव्स, जिस पाथ पर मूव करेगा, दैट इज ए ट्रेजेक्ट्री। उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए सैटेलाइट वगैरह भी फेंका जाता, माने भेजा जाता है, तो देखिए उसकी वेलोसिटी होगा, तो कुछ एंगल होगा, माने एंगल शुड भी। प्रोजेक्टाइल के लिए अगर कोई भी पूछा कि प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, तो सीधे आप बोलिए कि एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से छोटा पर किसी भी पार्टिकल को फेंके या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किए, ठीक है, अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी, माने पृथ्वी की अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो जिस पाथ पर वो मूव करेगा उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। इस पर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो वो सब हम कैलकुलेट करेंगे आगे। कोई भी पूछ दिया, अगर आपको नहीं आता है, कोई पूछ दिया प्रोजेक्टाइल क्या है, तो कोई भी बॉडी को अगर लेस देन एंगल पर 90 डिग्री से कम एंगल पर किसी भी एंगल पर फेंकेंगे, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल। माने प्रोजेक्टाइल के लिए ये आपका कंडीशन हो गया। अब रही सवाल, इस केस में अगर कोई बॉडी एंगल अल्फा पर है और किसी भी पॉइंट पर, तो देखिए होता क्या है, किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है, मान लीजिए यहां पर इसकी वेलोसिटी देखिए v हो गया, ठीक है, v हो गया। अगर यहां पर है तो इसकी वेलोसिटी एंगल अल्फा है, तो क्या हो जाएगा? एक क्या होगा, बोलिए, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कर दीजिए, मान लीजिए चल नहीं रहा है, देखिए एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया, और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा। कोई भी, मतलब कोई भी पार्टिकल को, कोई भी बॉडी को अगर u वेलोसिटी पर एंगल अल्फा पर फेंके, तो इसकी दो वेलोसिटी होगा। एक होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मान लो ux लिख सकते हैं या dx/dt भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुआ, और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? मान ले u/, लिख सकते हैं, इसको d/dt बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल को अगर प्रोजेक्टेड करेंगे एट एंगल क्या पर, तो दो तरह का वेलोसिटी होगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है रिमेन कांस्टेंट रहता है ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर उसका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल, तो हमने आपको वेक्टर में बहुत बताया कि कोई अगर वेलोसिटी u है, u से फेंक रहे हैं, तो उसको एंगल अल्फा पर है, तो एक्स एक्सिस की ओर क्या होगा? u cos अल्फा बराबर। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? तो वर्टिकल वेलोसिटी बताएं d/dt u sin अल्फा। लेकिन होता क्या है? u sin अल्फा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो अंडर एक्शंस ऑफ ग्रेविटी काम करेगा,
तो डी बाई यू साइन अल्फा माइनस जी टी होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में एक्सेलरेशन जो लगता है वर्टिकल में वो जी काम करता है, जी काम करता है ना। तो ये हो गया वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी अगर एक पॉइंट पर हम प्रोजेक्टाइल में पहले क्या बताएं कि कोई भी पार्टिकल को अगर प्रोजेक्टेड करते हो, फेंकते हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी, तो जो मोशन होगा इस पर उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी बोल सकते हो कि जो फेंकेंगे वो ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, माने इट इज ए कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक कंडीशन है कि एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। माने तुम एक लाइन में भी बोल सकते हो कि प्रोजेक्टाइल उसको कहेंगे जिसको हम लेस देन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे फेंके और वैसे स्टेट आ गया 90, वो प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ, प्रोजेक्टाइल हुआ। इस पाथ पर जितना चलेगा, इस पाथ पर जो मोशन होगा, इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी। अब हम बताएं कि इसमें दो तरह का मोशन होता है, एक हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन, एक हो गया वर्टिकल मोशन। तो दो तरह का जब मोशन हो गया तो इसलिए इसका नाम हो गया टू डायमेंशन। दो डायमेंशन हुआ, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो ई हमारा हो गया डी एक्स बाई डी टी और ये हो गया डी बाई डी टी। अब बताइए कि आप पढ़े हैं ऐसा कि इफ द टू फोर्सेज वेयर एक्टिंग एट ए वन पॉइंट, तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? अगर इधर डी एक्स बाई डी टी काम कर रहा है, इधर डी बाई डी टी, तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? बीच से, है ना। आप तो पढ़े ऐसा। तो जब ऐसा रहेगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस वर्टिकल वेलोसिटी प्लस 2 डी एक्स बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल क्या होता है? cos 90 डिग्री। तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा। इसलिए v स्क्वायर बराबर का हो जाएगा, ये हो गया आपका u cos अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस u sin अल्फा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए तो ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगा। देख लीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं हम भी। तो देखिए यू स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका एस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसमें आ जाएगा, इसमें तो खत्म हो गया, इसमें आ जाएगा प्लस 2 यू जी टी साइन अल्फा प्लस माने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो इसमें चला गया, बी स्क्वायर इसमें चला जाएगा, माइनस आएगा, माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ई 1 हो जाएगा। तो भी मेरा निकल जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन अल्फा। ये मेरा रिजल्टेंट निकल गया, समझिए, ये मेरा रिजल्टेंट निकल गया। अब मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है मेक्स एंगल थीटा, थीटा बनाता है। देखो ये सब वेक्टर में आप लोग पढ़े हैं, तो वेक्टर में अगर tan थीटा पढ़े हैं तो हम बहुत बताए हैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे? ए बाई बटा एक्स, याद कीजिए, बहुत पढ़े होंगे। तो मैंने बाई एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस का, तो बाई एक्सिस के क्या है मेरा डी वाई डी टी, तो इसको लिख देंगे डी वाई डी टी, और एक्स एक्सिस वाला लिख देंगे डी एक्स वाई डी टी।
अब देखिए यहां पर निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा u sin अल्फा माइनस जी टी बाई dx बाई dt क्या होगा, u cos अल्फा। तो थीटा डायरेक्शन निकालना है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स हो जाएगा और इतना लिखा जाएगा। तो देखिए प्रोजेक्टाइल में हमने क्या किया कि प्रोजेक्टाइल बताया, आपको किसी भी पॉइंट पर एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है रिमेन कांस्टेंट रहता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर रहेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज करता है, ड्यू टू अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसके चलते होता है। ऐसे इधर जो रहेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन नहीं रहता है, इसलिए u क्रॉस अल्फा खाली लेते हैं, और इधर जो आपका एक्सेलरेशन रहता है वो मान ली a बाई कहेगा तो माइनस जी लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन को हमने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन को f बराबर ऐसे लिखा जाता है, माइनस डी बाई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ये पढ़े हैं, ये सब हम इनिशियल में आपको बताए हैं कि एक्सेलरेशन को डी टू बाई डी, माइनस तो छोड़ दो ऊपर जा रहा है इसलिए, तो डी टू बाई डी टी स्क्वायर बताया है। और क्या एक्सेलरेशन को बताए हैं, ए बराबर डी वी बाई डी टी बताए हैं, इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का वैल्यू बताए हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये एक्सेलरेशन का कैलकुलस का टर्म में है, तो ये हो गया। अच्छा, अब कभी कभी इसमें आता है कि आपको ये भी तो हम मतलब प्रोजेक्टाइल में आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दिए, किसी भी पॉइंट पर ये रिजल्ट आ गया, एंगल में निकाल दिया, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कहेगा कभी कभी कि मैक्सिमम हाइट निकालो, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालो। फिर आपको कभी कभी कहेगा कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो देखो मैक्सिमम हाइट की है, तो यहाँ पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग पढ़े हैं टाइम ऑफ एसेंट, याद रखिएगा टाइम ऑफ एसेंट। तो जितना टाइम ऑफ एसेंट लगता है उतने ही टाइम ऑफ डिसेंट लगता है, समझे, याद रखिएगा फिजिक्स में टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। मतलब चढ़ने में जितना मैक्सिमम हाइट पर टाइम जो लगता है उतने ही टाइम उतरने में लगता है। अब सवाल उठता है कि जब तो हमको यहाँ से कोई पार्टिकल को फेंके प्रोजेक्टेड किए और ये घूमते घूमते यहाँ आ गया, मतलब मैक्सिमम हाइट पर भी गया, यहाँ भी आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल है, और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, तो ये हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, तो सीधे कह सकते हैं कि एनी द टाइम टेकन बाय बॉडी या टाइम टेकन बाय बॉडी टू प्रोजेक्टेड फ्रॉम जीरो एंड रीच एट द टाइम जीरो, मतलब टाइम टेकन जितना टाइम लग गया प्रोजेक्टेड मतलब ग्राउंड पर आने में, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ एसेंट मेरा टी लगा, टाइम ऑफ डिसेंट याद रखिएगा जितना चढ़ने में टाइम लगता है, ये बहुत सारा हिसाब भी बनता है इसका, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब समझ में आया कि नहीं आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया तो देखिए प्रोजेक्टाइल में
अभी देखिए, अभी हम आपको एक एक करके हम सब बताएंगे।